हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं जय प्रजापति, चैनल गोल्डन यंग माइंड, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी। अगर आपको ध्यान हो, लास्ट लेक्चर में हमने हृदय कहा था कि नहीं कहा था। मैं आपको हृदय के बारे में बताऊंगा, मतलब हृदय की आंतरिक संरचना अर्थात रुधिर का परिसंचरण मैं बताने जा रहा हूं, जैसा कि आप आसानी से स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने रुधिर के बारे में जाना था, रुधिर के प्रकार जाने थे, रुधिर किस प्रकार से फ्लो होता है और किन के माध्यम से फ्लो होता है, वाहिकाएं आपने पढ़ ली थी, धमनी एवं सिराएं। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए हृदय की आंतरिक संरचना या फिर बोल सकते हैं रुधिर का परिसंचरण किस प्रकार से होता है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना हृदय। तो हृदय की अगर बारे में बात की जाए तो हृदय क्या है, यही क्वेश्चन उठता है कि नहीं होता है, क्या लिखें हम इसके बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बात करें हृदय की तो हृदय क्या है, एक प्रकार की पेशीय संरचना है। क्या है? पेशीय संरचना। हम बोल सकते हैं पेशीय संरचना का मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। पेशीय संरचना मतलब ये मसल्स से मिलकर बना होता है। क्या है? हृदय एक प्रकार की पेशीय संरचना है। अगर हम इसके आकार की बात करें, कितना आकार होता है, तो भाई इसका आकार एक मुट्ठी के आकार का होता है। जो हमारी बाएं हाथ की मुट्ठी होती है, इतना इसका लगभग आकार होता है। ध्यान सुनिएगा, देखिए यह एक क्या है, पेशीय संरचना है। इसके अगर आकार की बात करें तो ये क्या है, इसका आकार होता है मुट्ठी। जो हमारी मुट्ठी होती है बाएं हाथ की, बंद मुट्ठी की तरह इसकी आकृति होती है। यह किसकी भांति कार्य करता है, तो हम बता सकते हैं यह पंप की भांति कार्य करता है। पंप, अब भाई ये पंप, हाँ बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। जैसे अपने घर में जेट होता है, मतलब ये नीचे से जल को अवशोषित करेगा, मतलब बॉल के माध्यम से खींचता है, पाइप के माध्यम से, और दूसरी जगह भेज देता है। सेम इसी प्रकार से जो हृदय होता है, ये किसकी भांति कार्य करता है, पंप की भांति। और ये करता क्या है, पंपिंग करता है। कैसे, समझिएगा, शरीर में जितने भी रुधिर वाहिकाएं फैली हुई उनसे ये क्या मंगवाएगा, रुधिर को मंगाएगा और उसको शुद्ध करने के लिए भेजेगा, फिर शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचा देता है। अर्थात हम कह सकते हैं ये किसकी भांति कार्य करता है, पंप की भांति कार्य करता है। तो एक बार फिर से सुनिए, हृदय क्या है, एक प्रकार की पेशीय संरचना है और जो मुट्ठी की आकृति की होती है, आकार की होती है कह सकते हैं, और यह एक पंप की भांति कार्य करता है। अब आप हृदय के डायग्राम को देख लीजिए, इससे एक एक चीज आपकी क्लियर होने वाली है। जो ऊपर का भाग है ये आपको चौड़ा दिखाई दे रहा होगा तथा नीचे का भाग सकरा। तो हम बोल सकते हैं जो ऊपर का चौड़ा भाग होता है, क्या, ऊपर का जो चौड़ा भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, देखिए आलिंद नाम दिए गए हैं कि नहीं दिए गए। तो हम ऊपर का जो चौड़ा भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं। तथा नीचे का जो सकरा भाग है, क्या है, जो नीचे का सकरा भाग है, ध्यान सुनिएगा, जो नीचे का सकरा भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। जो ऊपर का चौड़ा भाग है उसको हम आलिंद कहते हैं तथा नीचे के सकरे भाग को निलय कहते हैं। इतना क्लियर है कि नहीं है। अब देखिए जो आलिंद और निलय है, इनको बीच में एक पार्ट लगा हुआ है जो इसको क्या कर रहा है, बांट रहा है। ध्यान सुनिएगा, ये बांट रहा है, मतलब जो आलिंद और निलय होते हैं ये चार भागों में बटे होते हैं। मतलब देखिए ऊपर दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। तो जो हृदय होता है, हृदय बीच में एक कपाट लगा होता है जो हृदय को चार कोष्ठकों में बांटता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। अब आप देख रहे होंगे जो हृदय है, हृदय के ऊपर एक डबल लेयर है कि नहीं है, मतलब ये संरचना है, फिर इसके ऊपर एक ये संरचना है। तो हम बोल सकते हैं जो हृदय रहता है, हृदय के ऊपर क्या लगी रहती है, एक आवरणी लगी रहती है। क्या लगी रहती है, आवरणी लगी रहती है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, हृदय आवरणी कहते हैं। क्या कहते हैं, हृदय आवरणी। हृदय के ऊपर एक संरचना बनी रहती है या मसल्स लगी रहती है, पेशीय संरचना होती है, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, हृदय आवरणी। हृदय आवरणी क्या करती है, हृदय को जो आघात पहुंचते हैं, मतलब जब हृदय को आघात पहुंचेगा तो उससे उसमें रक्षा करती है। इसमें एक देखिए मैंने एक लिक्विड टाइप में डॉट 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 करके भरा है, तो इसको में एक द्रव भरा रहता है। इसमें क्या भरा रहता है, एक द्रव भरा रहता है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल। पेरिकार्डियल, हृदय में एक द्रव भरा रहता है जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब हम बलून्स में या कोई पॉलीथन में वाटर को कैरी कर लेते हैं, फिर उसको अगर हम प्रेशराइज करें तो ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। तो इसी कारण इसमें एक द्रव भरा रहता है, जब बाहरी आघातों से जो हमें क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। ध्यान से सुनिएगा, इतना क्लियर हो चुका है कि नहीं हो चुका। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो दायां आलिंद है, ध्यान सुनिए, जो दायां आलिंद है, दायां आलिंद, तो जो दायां आलिंद होता है, दायां आलिंद में किस प्रकार का रुधिर प्रवाहित होता है, शुद्ध रुधिर। शुद्ध रुधिर। जो दायां आलिंद होता है या फिर दायां आलिंद तथा दायां जो निलय है, सॉरी शुद्ध लिख दिया मैंने, अशुद्ध लिखिएगा।
कि जो दायां आलिंद होता है एवं जो दायां निलय होता है उसमें कौन सा रुधिर प्रवाहित होने वाला है, अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। ध्यान सुनिएगा, जो दायां आलिंद होता है उसमें कौन सा रुधिर प्रवाहित होगा, अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होगा। लेकिन जो बायां आलिंद रहने वाला है अपना, कौन सा आलिंद, बायां आलिंद, इसमें किस प्रकार का रुधिर प्रवाहित होता है, शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, शुद्ध रुधिर। तो बताइए इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जो दायां आलिंद रहता है उसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है एवं बायां आलिंद जो रहता है उसमें किस प्रकार का रुधिर प्रवाहित होता है, शुद्ध रुधिर प्रवाहित। तो अब कैसे, ध्यान सुनिएगा, जो शरीर है अपने शरीर में देखिए सिर है, बाहें हैं, यहाँ पे क्या रहती हैं, अग्र महाश्राएं, क्या रहती हैं, अग्र महाश्राएं। और हमें पता है जो सिराएं रहती हैं उनमें कौन सा रुधिर प्रवाहित होता है, अशुद्ध। एक चीज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नोटिस कर लीजिए, जो सिरा रहती हैं, सिरा में कौन सा रुधिर प्रवाहित होता है, अशुद्ध रुधिर, एवं जो धमनियां रहती हैं उनमें कौन सा रुधिर प्रवाहित होता है, शुद्ध रुधिर। एकमात्र धमनी जिनमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित तो उसको पल्मोनरी या फुफ्फुस धमनी कहेंगे। एकमात्र सिरा जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित तो उसको क्या कहेंगे, पल्मोनरी सिरा, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं फुफ्फुस सिरा। इतना क्लियर है कि नहीं है? अब होता क्या है, जो अग्र महाशिराएं रहती हैं ये क्या करती हैं, सिर तथा बाहों से अशुद्ध रुधिर को शरीर के किस भाग में लाती हैं, दाएं आलिंद में लाती हैं। अब महाशिराएं भी रहती हैं, तो जो महाशिराएं होती हैं, हमारा सिर तथा बाहें हो चुकी हैं, अब हमारी जो टांगे हो गई, जनन ग्रंथियां हो गई और शरीर के जितने भी भाग है वहां से अशुद्ध रुधिर कहां पे ले आती हैं, दायां आलिंद में। बताइए इतना क्लियर है कि नहीं है? जितना भी अशुद्ध रुधिर आता है वो कहां पे आ जाता है, दाएं आलिंद में। अब दाएं आलिंद में जब आता है तो हमें पता है हृदय क्या होता है, सिकुड़ता है और फैलता है। क्लियर है कि नहीं? हृदय सिकुड़ता है और फैलता है। जब हृदय यहाँ पे एक बार सिकुड़ेगा तो जो अशुद्ध रुधिर रहेगा, ये जो कपाट होते हैं ये खुल जाते हैं और यहाँ पे आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है, दायां निलय में। जब दायां आलिंद होता है, यहाँ पे अशुद्ध रुधिर है और अशुद्ध रुधिर कहाँ, देखिए दायां आलिंद में कौन सा रुधिर है, अशुद्ध रुधिर, और अशुद्ध रुधिर कहाँ पे आ गया है, अब दाएं आलिंद में। ध्यान से सुनिए, इतना क्लियर है कि नहीं है? अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद से कहाँ पे आ जाता है, दाएं निलय में, जब हृदय एक बार सिकुड़ता है। और जब हृदय का जो सिकुड़ना होता है, हृदय का जो सिकुड़ना होता है, सिकुड़ना, इसको अपन लोग बोलते हैं प्रकुंचन। क्या बोलते हैं, प्रकुंचन। तथा जब रुधिर क्या होता है, फैलता है, जो हृदय होता है, हृदय के सिकुड़ने को क्या बोलते हैं, प्रकुंचन बोलते हैं। तथा जब रुधिर क्या हो, सॉरी, जब हृदय सिकुड़ता है तो उसको प्रकुंचन, तथा जब जो हृदय रहेगा वो फैलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अनुस्थलन। अनुस्थलन। क्लियर है कि नहीं है? देखिए, जब रुधिर जो हृदय रहेगा वो सिकुड़ेगा तो प्रकुंचन, तथा जब हृदय फैलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अनुस्थलन। अब ध्यान से सुनिए, जब यहाँ पे ये सिकुड़ गया तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से कहाँ जाता है, तो यहाँ से सीधा, ध्यान सुनिएगा, यहाँ से कौन कनेक्ट रहती है, यहाँ से कनेक्ट रहती है, इस साइड कौन रहेगी, पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी सिरा की जगह कह दीजिए धमनी, क्या रहती है, पल्मोनरी रही। एकमात्र धमनी जिसमें कौन सा रुधिर प्रवाहित होता है, अशुद्ध रुधिर। तो ये जो अशुद्ध रुधिर है ये अशुद्ध ले जाती है और कहाँ पे भेज देती है, फेफड़ों में। ये कहाँ पे भेज देगी, फेफड़ों में। और फेफड़ों में हमें पता है रुधिर का क्या होगा, शुद्धिकरण होगा, मतलब उसमें ऑक्सीजन मिला दिया जाएगा। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड रहता है उसको क्या कहते हैं, शुद्ध रुधिर। अब जो फेफड़ों में पहुंचा तो फेफड़ों में जो अपना रुधिर है वो कैसा हो गया, शुद्ध रुधिर। और शुद्ध रुधिर को कहाँ पे लाया जाता है, बाएं आलिंद में। तो बाएं आलिंद में किसके माध्यम से आता है, तो एकमात्र सिरा जिसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित है, जिसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी सिरा। इसके माध्यम से रुधिर कहाँ पे आ गया, अपना बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में आने के फल से रुधिर कहाँ पे आ जाता है, बाएं निलय में, जब फिर सिकुड़ेगा। और बाएं निलय से शरीर के प्रत्येक भाग में रुधिर को क्या किया जाता है, फैला दिया जाता है। बताइए इतनी चीजें क्लियर हैं कि नहीं है? समझ सकते हैं आप? बिल्कुल, मैंने बिल्कुल सिंपल वे में बताया है, बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर इतना चीज़ें क्लियर हो चुकी तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर मैं कह सकता हूँ, या फिर आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आई होप आपका स्क्रीनशॉट ले गया होगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर हम इसके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम देखने वाले हैं हृदय धड़कन। तो हृदय धड़कन का निर्माण होता कैसे है? अब आप जानते होंगे कि हमारे शरीर में, लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो हमारे शरीर में लगभग कितना ब्लड रहता है, 5 से 6 लीटर ब्लड रहता है। और आप सभी ने सुना होगा कि हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। लेकिन अगर वास्तविकता की बात की जाए तो कितने, 65 से 75 बार होता है 1 मिनट में।
ठीक है, ध्यान सुनिएगा। कितना रुधिर रहता है हमारे शरीर में? 5 से 6 लीटर रहता है। अगर बात की जाए कितने मिनट में धड़कता है, 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, तो 65 से 75 बार धड़कता है। इतना क्लियर है कि नहीं है? अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं कि ये जो हृदय की धड़कन होता है इसका निर्माण होता कैसे है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब हृदय सिकुड़ता है, क्या होता है? जब हृदय सिकुड़ता है तो इसको क्या कहते हैं? प्रकुंचन। जब हृदय फैलता है तो इसको क्या कहते हैं? अनुशिथिलन। जब हृदय सिकुड़ता है तो प्रकुंचन, जब फैलता है तो अनुशिथिलन, और ये मिलके किसका निर्माण कर देते? देखिए, जब ऐसे होगा और ऐसे होगा, धुप धुप धुप, मतलब सिकुड़ रहा है और फैल रहा है, ये मिलके किसका निर्माण कर देती हैं? हृदय धड़कन का निर्माण कर देती। तो एक धड़कन को बनने में बनता है 0.8 सेकंड। कितने का समय लगता है? 0.8 सेकंड। और हमें पता है भैया कितने सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो भैया 60 सेकंड में इसका भाग कर दीजिए 0.8 का। तो अगर हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 7 56, बचे 4, 8 5 40। तो लगभग 75 औसतन है। क्या है? एवरेज है। तो हम बोल सकते हैं एक बार में, मतलब 1 मिनट में लगभग कितना हो सकता है? 75 बार मनुष्य का हृदय धड़क सकता है। इतना क्लियर है कि नहीं है? बताइए। यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं या फिर नहीं हो चुकी हैं? अगर हो चुकी हैं तो इसको जल्दी से नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। आई होप आपका नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब 2 चीज़ें और देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। क्या? तो सुनिएगा, रुधिर दाब। रुधिर दाब मतलब हम बोल सकते हैं ब्लड प्रेशर। बताइए, रुधिर दाब। अब होता क्या है, हमें पता है जो रुधिर होता है धमनियों में या सिराओं में, हम बोल सकते हैं जो रुधिर वाहिकाएं रहती हैं उनमें क्या है? एक दाब के साथ बहता है। कैसे आप कहेंगे आप? तो सुनिएगा ध्यान से। जैसे हम लोग हैं, वातावरण में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, तो वातावरण में एक दाब लगता है जिसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। बताइए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? वातावरण में जो दाब लगेगा उसको क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दाब। सेम इसी प्रकार से जो रुधिर होता है वो किन में प्रवाहित होता है? रुधिर होता है रुधिर वाहिकाओं में। रुधिर वाहिकाओं में जो रुधिर होता है वो कहाँ पे प्रवाहित होता है? रुधिर वाहिकाओं में प्रवाहित होता है। अब जब ये रुधिर वाहिकाओं में प्रवाहित होगा तो इस पे क्या कार्य करेगा? दाब कार्य करता है। इस पे क्या कार्य करता है? एक दाब कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रुधिर दाब कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? रुधिर दाब या रक्तचाप। बताइए, क्लियर है कि नहीं है? जब देखो रुधिर किस में बहता है? रुधिर वाहिकाओं में बहता है। तो रुधिर वाहिकाओं में बहेगा तो उस पर एक प्रेशर अप्लाई होगा, जिस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? रुधिर दाब या रक्तचाप कहते हैं। यह 2 प्रकार से होता है, प्रकुंचन रुधिर दाब, दूसरा होता है अनुशिथिलन रुधिर दाब। बताइए, ये दोनों आपको आसानी से दिख रहे हैं या फिर नहीं दिख रहे हैं? अगर दिख रहे हैं तो इनको नोट कीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। बताइए, अब समझ लेते हैं कि प्रकुंचन रुधिर दाब या अनुस्थलन रुधिर दाब होता क्या है। तो कुछ नहीं है, बेसिकली यही है कि जब जो अपना हृदय है सिकुड़ेगा तो कौन सा? प्रकुंचन रुधिर दाब होगा, और जब हृदय फैलेगा तो उस पर कौन सा कार्य करेगा? अनुस्थलन रुधिर दाब करेगा। अब इसकी बात कर लें तो ये होता है 120 Hg/mm और ये होता है 80 Hg/mm। बस ये है, और आपका ये पूरा हो चुका है। देखिए, मैंने आपको सारा रुधिर के बारे में बता दिया। रुधिर के फिर मैंने प्लाज्मा के बारे में बताया था आपको। प्लाज्मा के बाद देन हमने आपको रुधिर कणिकाओं के बारे में बताया था, और रुधिर कणिकाओं बिल्कुल बेसिक से बताया। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, इन सारी चीज़ों के बताने के बाद मैंने आपको लिस्का के बारे में बताया था तथा रुधिर के कार्य ही बता दिए थे लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में मैंने आपको हृदय के बारे में बता दिया। हृदय पर जो हृदय की धड़कन होती है उसका निर्माण कैसे होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। रुधिर दाब के बारे में बता चुका हूँ, और प्रकुंचन रुधिर दाब और अनुस्थलन रुधिर दाब के बारे में बता चुका हूँ। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो लगातार मिलते रहे, और चैनल पर बने रहिए। मैं आपको अब लेके आने वाला हूँ प्रकाश संश्लेषण से संबंधित वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।